नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो खैर ये था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के फॉरवर्ड पोस्ट पर कल का दौड़ा हमारे जवानों में इतना मनोबल ऊंचा किया है कि आज भारतीय फौजें अपने अत्याधुनिक जंगी जहाज़ों, लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर जो हमने अभी अभी अमेरिका से खरीदारी की है, चिनूक और पिनाक, ऐसे अत्याधुनिक और ख़तरनाक हथियारों से लैस हमारे हवाई बेड़ों का जमवाड़ा लग गया। आज फॉरवर्ड पोस्ट पर पहली बार उन जंगी जहाज़ों ने आज टचडाउन किया उस दुर्गम पहाड़ी रनवे पर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जवानों से मिलना इतना जोश हाई है कि वो लोग बिल्कुल चढ़ाई के मूड में हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चीन को परेशान कर रहा है। हमारे देश के राजनीतिक लोग अभी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो असल में मुद्दे की तलाश ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये निगले या उगले। निगलने पर उनको राजनीतिक क्षति दिख रही है और उगलने पर राजनीतिक धरातल का समाप्त होना दिख रहा है। इस वजह से वो परेशान है। मीडिया का रोल बिल्कुल वही है। चाइना एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है, वो है, और भारत में जो सरकारी भोपू है वो यहाँ से वीडियो जारी करते हैं। मतलब अभी सरकारी स्तर पर ना तो चीन के सरकार ने कुछ कहा है कि मैं युद्ध करूँगा, नहीं भारत सरकार ने कहा है कि मैं युद्ध करूंगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने संबोधन में वीर जवानों को कहा कि हम तो बुद्ध के देश हैं, हम तो लोगों को बुद्ध दिए हैं, लोग हमको युद्ध दिए हैं। मतलब बुद्ध शांति के प्रतीक है और भगवान बुद्ध के शांति की प्रतिज्ञा लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री को यहाँ के समाचारों ने युद्ध उन्मादी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मतलब बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान अपने चैनलों को बोल रहा है कि भारत युद्ध उन्माद फैला रहा है, हमारे समाचार चैनल के अगर रिपोर्टिंग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध शुरू हो चुका है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कई बार कहता हूँ कि समाचार चैनल वाले अभी वयस्क हुए नहीं हैं। उनका हाल वो बच्चों जैसा ही है, उछल कूद कर रहे हैं। बचपने में उछल कूद अच्छा लगता है, ठीक है। हम दुआ करेंगे कि हमारे चैनल वाले लोग तुरंत पौध हों, समझदार हों और समझदारी की बात करें ताकि हम लोग भी उसको देख सकें। समाचार देखने का मन नहीं करता, 1 घंटा देख लेते हैं कि भाई वो भी जरूरी है, मनोरंजन भी बड़ा ज़रूरी है। तो जब कभी मनोरंजन का मन करता है समाचार देख लेते हैं। खैर, चीन का विदेश मंत्री ने ज़रूर ये कहा है कि आप हमको विस्तारवादी ना कहें। मतलब चीन ने ठीक रिएक्शन दिया, वो अपने हिसाब से वो अपना कहना चाहते थे कि भाई आप हमको विस्तारवादी करें, विस्तारवादी नहीं है। खैर वो उसका अपना काम था। मतलब भारत के राजनीतिक दलों को अभी असमंजस है। जैसे भारत का मुख्य विपक्षी दल कागजों में कांग्रेस कह रहा है कि भाई काहे नहीं वो चीन का नाम लिया। जब बिना चीन का नाम लिए चीन को मिर्ची लग जाती है, चीन को परपराहट हो जाती है, परेशानी हो जाती है, आपको क्यों तकलीफ है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपकी स्थिति वही है जो आदमी रात में तीखी मिर्ची खा ले और सवेरे शौचालय में जाता है तो जो स्थिति होती है ना, आपकी देखने से वही लग रहा है कि आपने रात में कुछ तीखी मिर्ची खा ली थी और अब सवेरे आप परेशान हो रहे हैं। हमको ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के बयानों से कब समझेंगे, कब आप देश के जनभावना के अनुरूप बयान देंगे। जितना जल्दी दे दें। आपकी भी स्थिति बाल्यकाल की है। आप अपने आप को 1885 वाले कांग्रेस से रिलेट करते हैं। क्या वाकई आपका उससे रिलेशन है? अपने बयानों को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस अगर चाहती है कि इस देश में सीरियस राजनीति करें तो सबसे पहले अपने प्रवक्ताओं की बकवास पर प्रतिबंध लगा दे। बोले कि कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं बोला जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चिट्ठी में जाएगी या एक उसका कोई नेता, मतलब राहुल गांधी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर रोज वीडियो बयान देते रहे ना तो फिर कांग्रेस मतलब विपक्ष को और कुछ करने की जरूरत है। मोदी जी जैसा घाघ राजनीतिक पुराना राजनीति को कुछ राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वो राजीव गांधी जी के वीडियो से ही राजनीति हो जाएगी। उनका कोई एक समझदार में आपस में डिसाइड कर ले। कांग्रेस में बहुत समझदार है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो किसी समझदार को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे बेचारे, लेकिन उनसे स्क्रिप्ट लिखवा ले, चर्चा कर लें। वीडियो आजकल तो वो कोई कैसेट तो खराब हो नहीं रहा, रील तो बर्बाद हो नहीं, तो वीडियो में है।
हम एडिट करते रहे, 50 बार वीडियो करें। उनके पास तो, अगर हमारे पास इतना जीबी का मोबाइल है तो उनके पास तो बहुत बड़ा जीबी का मोबाइल होगा भाई। उनके पास पैसे की क्या कमी है? तो 500 बार वीडियो बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बढ़िया कैमरा में से, लाइट कैमरा एक्शन के सामने। अब मुझे अपने लाइट लगाना पड़ता है, ट्रैकपैड लगाना पड़ता है, दूरी पर आकर जांच करना पड़ता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। राहुल गांधी के लिए पूरा टीम है, उनको फिर बाद में सुनना पड़ा और सुन ले कि क्या है, उसके बाद अपलोड करें। उनके पास तो तकनीकी विशेषज्ञ, करें जरूर, नहीं तो देश उनसे छिटकता जा रहा है। देश के राजनीतिक में हाशिए पर तो आ ही चुके हैं, समाप्ति के कगार पर होंगे। उनकी स्थिति उसी तरह से हो जाएगी जैसे भारत में अब कैसेट्स की हो गई है। अब हमारे बच्चों को कैसेट पता ही नहीं है कि कैसे, हम लोग बहुत कैसेट पेन से घुमा घुमा करके लगाते थे, फंस जाता था तो निकालते थे। हम लोग वो हेड क्लीनर रखते थे, स्प्रे मार करके, एक हेड क्लीनर का टेप आता था, चलाते थे जब, तो वो सब हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। एनीवे, आज मुद्दा इस पर नहीं था, क्योंकि फॉरवर्ड पोस्ट पर आज माननीय प्रधानमंत्री जाने के बाद हमारे जवानों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इस पर बात किया। मुख्य बात उत्तर प्रदेश के आज के घटना पर कर रहा हूँ। उसके पहले आरा जिला भोजपुर गांव बबुरा के समाज सेवी और हर पार्टी में अपने अप्रोच रखने वाले क्षत्रिय महासभा के आप कार्यकर्ता हैं, नेता हैं महासभा के। आरा जिला में अब एक बड़ा नाम है, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी बच्चा बाबू के नाम से जाने जाते हैं। और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने लिखा है कि सादर प्रणाम कांग्रेस जिन दिन, एक मिनट, सादर प्रणाम कांग्रेस जिस दिन हर जगह बड़ा बनकर उभरेगा उसी दिन रिटर्निंग हो जाएगा देश में, और नया सिरे से हर जगह कांग्रेस कमेटी का गठन करें। कांग्रेस को गठन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस और लोगों को भी नेता मान ले। कांग्रेस की दुर्गति ये है कि कांग्रेस किसी ऐसे आदमी को आगे बढ़ने नहीं देगी जो राहुल गांधी। यह सबसे बड़ा दिक्कत है। वो ये समस्या ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों कांग्रेस छोड़ना पड़ा, इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री तक हो गए थे। अब उनको लग रहा है कि राहुल गांधी से आगे ना बढ़िए, इसलिए उनके रास्तों में कांटा डालना उनके लिए बड़ा मजबूरी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए तो कोई भाजपा उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही, उनकी स्थिति वहां बल्कि ज्यादा थी, इज्जत थी, पुरानी पार्टी थी, कैबिनेट मंत्री थे, राहुल गांधी से डायरेक्ट मिलने वाले आदमी थे, उनको राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन अब उनको मानसिक संताप दिया जाने लगा क्योंकि वो राहुल गांधी से आगे बढ़ गए थे। अभी जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस में इसलिए नहीं शामिल करने दिया गया कि वो जगन मोहन रेड्डी राहुल गांधी की उम्र का है और राजशेखर रेड्डी का बेटा है, साउथ में उसका जनाधार है, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है, दिल्ली तक पैदल आ जाएगा, इतनी उसके पास संसाधन है, इसीलिए उसको सटने नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी की उम्र 50, मतलब 40 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को वहां पर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और बाकी ऊपर वाले लोग, सोनिया गांधी के लिए खतरा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी को बढ़ने देना नहीं चाहते। ये तो खैर सभी राजनीति में खतरा है। लालू प्रसाद ने कहा किसी को बढ़ने दिया, अपने 7वीं में 7 बार फेल बेटे को ताज दिया। नीतीश कुमार कहाँ किसी को बढ़ने दिए, रामविलास पासवान कहाँ किसी को बढ़ने दिया, अपने भाई तक को बढ़ने नहीं दिया, अपने बेटा को ताज दिया। तो राजनीति में कहाँ कोई किसी को बढ़ने देता है। ये तो हर जगह का है, बढ़ने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, नरेंद्र मोदी बनना पड़ता है। अटल अडवाणी के सामने मोदी को प्रधानमंत्री तक आ जाना उनके सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है, नहीं तो कहाँ किसी की हैसियत थी कि अटल अडवाणी के बारे में सोच सके कि अब मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन ये मोदी है तो मुमकिन है। खैर, आज बात बच्चा बाबू इस पर नहीं था। आज बात, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के हमारे वीर रणबांकुरों का घेर करके मार दिया गया, छल से मारा गया। वो स्थिति वही आ गई जो अभिमन्यु को मारा गया था। बिल्कुल अभिमन्यु का सारा अस्त्र शस्त्र खत्म कर दिया गया था और घेर करके निहत्थे अभिमन्यु को मारा गया। हमारे वीर बहादुर रणबांकुरों को उसी तरह से मारा गया, मतलब रास्ते में जेसीबी लगा दी गई, वो सब लोग गाड़ी से उतर करके पैदल आए, छत पर घात लगा करके अपराधी बैठे हुए थे और गोली मार दी। उस क्रिया का आज प्रतिक्रिया हुआ है, उस प्रतिक्रिया पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। बच्चा बाबू कृपया ध्यान दीजिए। क्रिया ये था कि हमारे बहादुरों को बिल्कुल अभिमन्यु के तरफ से घेर के मारा गया। कायरता का भी इससे बड़ा प्रकाष्ठा नहीं हो सकता। वो महाभारत के जमाने से अभी तो उसी के वंशज आगे बढ़ते आ रहे। लेकिन जो उसके बाद आज प्रतिक्रिया हुई ना, पता नहीं क्यों मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। देखिए, ये घर वर तोड़ना, गाड़ी तोड़ना, उसी जेसीबी से तोड़ना जो सीबी रास्ते में, इससे तो मतलब जोगी जी के स्तर का मुझे ये लगा नहीं काम। जोगी जी के स्तर का काम था कि वो जितने लोग छतों पर से गोली मार रहे थे उन सारे लोगों को आज गोली लग गई। आज समाचार में आता कि वहां पर 50 लोगों की इनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया, क्योंकि 40-50 से ऊपर लोग थे, वो छतों पर चुप चुप के बैठे हुए थे। ये मर्दर वाली बात हुई, ये योगी वाली बात हुई। ये कहा जाता कि योगी है तो मुमकिन है, क्योंकि ये घर तोड़ना तो बच्चा बाबू इसी तरह से होने, जैसे गाँव में
मुझे अपना बचपना बहुत ध्यान नहीं है, लेकिन मैं अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो जो मिट्टी के बर्तन तो बना के करते हैं, पत्ता का बर्तन बनाते हैं, छिटिका जो टूटा होता है उसको बनाते हैं, और जब वो खेल में बिगड़ जाता है उसको तोड़ देता है, दूसरा बच्चा उसको तोड़ देता है। एक बच्चा उस खेल में हारा होता तोड़ दिया। जैसे हम लोग गांव में क्रिकेट बचपन में खेलते थे, अब हार गए ना तो विकेट में तोड़ देते थे, और ज्यादा बोले तो बैट तोड़ देते थे, उससे ज्यादा होता था तो 2 लाख बैट वाले को मार देते थे जो कहते थे कि तू आउट हो गया। तो मतलब ये स्थिति उसी तरह से बचपना और हल्काना लगा। योगी जी, आपका मतलब है कि आज घर और तोड़ने से क्या होगा? घर उसका इंश्योर्ड होगा, इंश्योरेंस से पैसा ले लेगा, गाड़ी उसकी इंश्योर्ड होगी, इंश्योरेंस से पैसा ले लेगा, उसको तो कुछ नहीं होगा ना। उसका आपने घर तोड़ करके उसका घमंड तोड़ने का काम करते, वो घर तोड़ने से ज्यादा मतलब होता है। घर तो उसी तरह से प्रतीक चिन्ह बना होता है, जिस तरह से लाल किला लोग देखते हैं कि ये जो लाल बहादुर शाह जफर का है, बड़े बड़े जैसे हम 3 मूर्ति मार्ग देखने जाते हैं, भारत के पहले प्रधान इसमें होते थे। गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाते थे कि जो महारानी विक्टोरिया आई थी तो ये इसमें बना था। युद्ध मेमोरियल के रूप में इंडिया गेट दिल्ली में बना है, लोग देखने जाते हैं उसको, देखने जाते कि यही वो सबसे बड़ा अपराधी का था जिसको विद इन 24 आवर योगी की पुलिस ने ठाई से मार दिया। ये बात होता है। योगी जी का मतलब ये है, मैं घर तोड़, देखिए घर तोड़ने का निर्णय वहां बड़े बड़े IAS IPS और बड़े बड़े दिमाग वाले लोग दिए होंगे, क्योंकि आजकल दिमाग का परिभाषा उसी का है जिसको जो IAS है। अरे हम अगर दिमाग में होते तो हम भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो, योगी मोदी का राज ना हो। योगी मोदी के राज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस देश में कानून का राज हो, कानून का राज स्थापित हो। और जब कानून का राज स्थापित होगा तभी जाकर के देशवासी सर उठा करके जिएगा कि वी आर बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वी आर बिलोंग फ्रॉम द ग्रेट इंडिया। तभी आप नेशन फर्स्ट का करेंगे। ये सिंपल वर्ड चलने से कुछ नहीं होगा। और कानून के राज में मैं थोड़ी बहुत जो कानून का ज्ञान है उसमें मैं कानून के किसी भी एक्ट के अंतर्गत ये नहीं देख पाता कि अगर कोई अपराधी आपको मार दिया तो आप उसका घर तोड़ दें। घर कुड़ करने का अधिकार वही कोर्ट करता है। कोर्ट आदेश देगा कि अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा तो उसका घर कुड़ की जब्ती कर लीजिए, तो आप कुड़ की जब्ती कर सकते हैं। तोड़ देना तो फिर भी नहीं है। चलिए आपने तोड़ा, मुझे उसके घर से कोई सिंपैथी नहीं है, उसके गाड़ी से कोई सिंपैथी नहीं है। मैं तो आज वीडियो गाड़ी टूटने से ज्यादा वही बुलडोजर हुई जैसे कि उसके छाती पर गिरती ना, दीवाल से दिल गदगद हो जाता। वाह वाह योगी जी, मुझे अच्छा लगता वो JCB उन 40-50 लोगों को सुता करके गाड़ी ऊपर से चढ़ा देता, फिर खून निकलता। ये लोग हैं जो हमारे रणबांकुरों को अभिमन्यु की तरफ से घेर के मारा और जोगी ने पुलिस को पकड़ करके उनके अंजाम को पहुंचा दिया। वो जोगी जी का मतलब था, ये था जोगी। जोगी जी आपका नाम बड़ा है, अपराधियों में आपकी खौफ है, अपराधियों में आपका धमस है, पता है कि भाई जोगी है तो अब उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन फिर भी ये काम मुझे आपके स्तर का नहीं लगा। मैं आपके फॉलोअर से, आपसे और तमाम उत्तर प्रदेश वासियों से जो आपको पसंद करते हैं उनमें मैं भी हूं। मैं भी बहुत आपको पसंद करता हूं, प्राउड करता हूं कि मैं योगी जी के नेतृत्व वाले प्रदेश में रहता हूं। लेकिन आज आपका काम मुझे जमा नहीं। फिर भी अभिषेक ने लिखा है कि विकास दुबे का तो चौराहे पे इनकाउंटर, बिल्कुल बिल्कुल चौराहे पे इनकाउंटर होना चाहिए। यही तो कह रहा हूं अभिषेक, मैं यही कह रहा हूं कि ये विकास दुबे या कोई भी, विकास दुबे कुछ इंटरेस्ट आदमी क्या है वो। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है अभिषेक, वो ये मैं कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी आप कोई एक रात में मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री बने भी अब आपको बहुत साल हो गए। उसके पहले भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जैसे बढ़िया जगह से आप लगातार कई बार सांसद रहे। राजनीति में आपका एक लंबा जीवन है। माना कि सांसद के रूप में आपको ये रिपोर्टिंग नहीं मिलती होगी कि प्रदेश में कौन बड़ा अपराधी है। ये भी मान लिया कि आप बिल्कुल संत शिरोमणि थे, आश्रम में रहते थे, आपको अपराधियों से क्या मतलब। मान लिया है आप तो शिव भक्ति में लीन, हनुमान चालीसा गाने वाले, दुर्गा सप्तती पढ़ने वाले, बिल्कुल आप वही थे, एकदम आपकी बात मान लिया। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हुए तो आपको कई साल हो गए ना। आप मुख्यमंत्री आते ही क्लीन यूपी का स्लोगन दिया था कि अब यूपी क्लीन कर देंगे। तो जब यूपी क्लीन का स्लोगन दिया था तो ये आदमी, ये टिड्डा कहां से रह गया। ये कोई आज का तो पहला अपराध इसने 1990 में किया था, ठाई से गोली मार करके, वो भी आप ही के पार्टी के नेता का, भारतीय जनता पार्टी का दर्जा प्राप्त मंत्री था। थाने के अंदर गोली मार दिया और बाहर आया, ये आपके लिस्ट में नहीं था।
अगर आपके लिस्ट में एक प्रश्न मान लेते हैं कि आपके, मैं आप पर संदेह नहीं कर रहा हूं कि आपको पता था और आपका संरक्षण था या आप उसको छोड़ देते, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं जोगी जी। लेकिन इसके बाद तो एक बड़ा सा प्रश्न बन जाता है कि अगर ये आपके लिस्ट में नहीं था तो वो कौन लोग थे जो इसका नाम लिस्ट में नहीं डाले? अब तक उन लोगों को गोली क्यों नहीं दाग दी गई? क्योंकि वो भी तो बड़ी जिम्मेवार आदमी, हमारे 6-7 पुलिस वालों के हत्या के जिम्मेदार दुबे से पहले तो वो लोग हैं। जो पुलिस वाले ने उनकी मुखबरी की कि रेड पड़ने वाला है, आप हट जाइए, तैयार हुई, या मुकाबला के जो कहा होगा उनका मामला है, उससे पहले इतने दिन तक वो बचा रहा, ये बात कौन आदमी था जो आपका लिस्ट में नाम नहीं दिया? या आपने किस तरह से लिस्ट मंगवाया है, कैसे लिस्ट मांग रहे हैं योगी? ये प्रश्न तो बनता है। ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि ये इतना बड़ा अपराधी जो 1990 से अपराध करता आ रहा है, आज 30 वर्ष पूरे हो गए हैं और 30 वर्ष में 60 से भी ज्यादा हत्या का मुकदमा, अपहरण, बलात्कार, मतलब कई तरह के उस पर मुकदमे दर्ज हैं। और वो कोई छुप के गली में रहने वाला आदमी नहीं है, वो एकदम चौड़े में किला घर बना करके अपने घर में रह रहा था। इसके बाद भी अगर वो आदमी इनकाउंटर में आपके पुलिस के द्वारा नहीं मारा गया, ये तो बड़ा सोचने की बात है। चंद्रकला जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। चंद्रकला जी, आप तो खैर गायिका है, अपराध का है, आपसे क्या मतलब? आप तो हमारे रणबांकुरों के लिए गीत गाइए, कुछ शोक गीत गाइए, कुछ ट्रेजिडी गीत गाइए, ताकि हमारे रणबांकुरों के आत्मा को शांति मिले। क्योंकि हमारे यहाँ फिल्मों में मरने पर, जीने पर, बिछुड़ने पर, मिलने पर गीत का रिवाज है। मुझे बड़ा, बीच में बड़ा तनावपूर्ण बोल दिया। हमारे यहाँ है कि लड़का मर रहा है और माँ अपने गोद में लेकर के गाना गा रही है। माँ मर रहा है, बेटा गोद में लेकर गाना गा रहे, तो हमारे बॉलीवुड में है। तो आप तो बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं, तो हमारे ऐसे परिस्थिति का कोई गीत गा करके श्रद्धांजलि दें उनके लिए, जैसे आपने हमारे वीर जवानों के शहीद होने पर गाया था। आपका तो यही श्रद्धांजलि है। हम सामाजिक लोग हैं, सामाजिक स्तर, सामाजिक मूल्य और सामाजिक तौर तरीके अंदर से क्या पक्ष और विपक्ष होता है उस पर बोल रहे हैं, जो मेरा काम है। आप चंद्रकला जी, मशहूर बॉलीवुड सिंगर को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। आप अपना काम करते रहिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक ने लिखा है कि वही न कहीं सत्ता का सहयोग मिल रहा है तभी तो। अभिषेक, मैं यही बात कहने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा प्रश्न है कि सत्ता का सहयोग मिल रहा है, तो फिर ये उंगली योगी जी पर उठ रही है। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी उंगली योगी जी की तरफ उठे, क्योंकि योगी है तो मुमकिन है, और योगी जी पर भरोसा है मुझे। मैं बिल्कुल भरोसा कर रहा हूं कि योगी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा आंच लगे। क्योंकि योगी एक ऐसे आदमी है जो अपराधियों से समझौता का तो उनमें रिकॉर्ड लेस मात्र कहीं संबंधी नहीं है कि योगी जी किसी अपराधी से साठगांठ करें, संभव ही नहीं है। तब है कि वहां के कानपुर के रहने वाले लोग, पुलिस अफसर, नेता या जो रिपोर्टिंग करते होंगे, वो तो जरूर कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे ना। क्योंकि बिना पुलिस और सत्ता के संरक्षण का 30 साल तक अपराधी जी जाए, ये तो बिल्कुल, अब हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं ना कि पानी में चांद देख करके मान लेंगे कि चांद मेरे कटोरे में आ गया है। मेरा उम्र 50 वर्ष के करीब होने जा रहा है, मेरी उम्र का दुबे था, मतलब है, ईश्वर करे तो था जल्दी से जल्दी हो जाए। योगी जी, आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जब आपके डॉक्टरों पर हमला हुआ, अगले दिन सारे के सारे पकड़ करके बिहान दबार हुआ, सीना चौड़ा हो गया था कि मैं इस प्रदेश का निवासी हूं, जहां का ऐसा मुख्यमंत्री है कि अपने पुलिस पर पथराव करने वाले को, पूरे इलाके को अरेस्ट कर दिया था। लेकिन योगी जी, ऐसी खबर अभी कानपुर से नहीं आई। ये बड़ा चिंता का विषय है योगी जी। ये आपके वर्चस्व पर, ये आपके राजनीति पर प्रश्न लगा रहा है। मैं फिर से आपके फॉलोअर्स और आपसे विनम्रता से क्षमा चाहता हूँ योगी जी। 24 घंटे से ज़्यादा हो गया। कार्रवाई के रूप में घर तोड़ना बिल्कुल बचकाना हरकत है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे खेल में हारने पर गुल्ही तोड़ देते हैं, ये इस तरह का हुआ है। आप अपराधियों का मनोबल तोड़िए, आप अपराधियों के मनोबल को ध्वस्त कीजिए। आप इसके लिए जाने जाते हैं, इसके लिए नहीं कि आप घर तोड़ दें। ये कहीं से योगी के स्तर का काम नहीं है। पता ना वहाँ के जो फील्ड अफसर हैं वो क्यों इस तरह का काम किए, ये मैं नहीं बता सकता। अभिषेक ने लिखा है कि योगी जी के पास उनकी फाइल पहुंचने ही न दिया होगा। योगी जी पर तो 200% भरोसा है। अगर उस तक ये बात पहुंची होती तो बचा नहीं हो। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ अभिषेक, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो फिर दोषी कौन है? वो फाइल पहुंचाने वाले।
तो अब तक फाइल पहुंचाने वाले इस दुनिया में सांस क्यों ले रहे हैं? काहे दुनिया के इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं? पहली गोली तो उनको देना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। जो आदमी अपराधी और अपराध का संरक्षण दे रहा, मुझे याद है, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े इस देश के बड़े मशहूर नेता थे, मेरा सौभाग्य था उनके यहाँ आना जाना। एक मिनट, चंद्रकला जी ने कुछ लिखा है, मैं उनका पढ़ दूं। चंद्रकला जी का चश्मा लगा दूं, कोई गलत बात ना पढ़ लूं। चंद्रकला जी नमस्कार। चंद्रकला जी ने लिखा है कि राकेश जोठी का बारे में मैं भी आप राकेश जोठी के बारे में भी आप 2 महीने पहले बोल रहे थे, आज भी बोलिए। जो 12 किलो मेट्रो अपने बाप को लेकर चली गई, आज उसके साथ क्या हुआ देखिए। राकेश जोठी के बारे में मैं भी आप 2 महीने पहले बोल रहे थे, जोठी दोबारा से बोल रहे थे, आज भी बोलिए। जो 12 किलोमीटर अपने बाप को लेकर चली गई, ये भी एक मिनट, 12 किलोमीटर अपने जोठी, अच्छा वो ज्योति, अच्छा वो लड़की जो अपने बाप को साइकिल पर लेकर के चली गई, वो कहना चाहते हैं, तो बताइए नीचे। ये भी दुख का बात है कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या आप ज्योति को साइकिल से ले जाने वाली बात कर रही हैं क्या? चंद्रकला जरा नीचे लिखिए तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ज्योति वही ना जो साइकिल से लेकर के बिहार चली गई थी, उसकी बात कर रही हैं आप? जो लड़की साइकिल से लेकर के बिहार चली गई थी, आप उसकी बात कर रही हैं ना? क्या हुआ? अभी दुख की बात है एक, बस ये भी दुख की बात है ज्योति। चंद्रकला जी आप मैं सब बात समझू, उसके बाद करूँ, पहले इस विषय पर बात कर रहा था। मेरा ये कहना है कि ज्योति राकेश, हाँ वही जो साइकिल से लड़की लेके गई थी अपने पिताजी को गुड़गांव से, उसी वाली बात ना? ज्योति जो साइकिल से अपने विकलांग पिताजी को लेकर के गई थी, आप उसकी बात कर रही हैं ना मेरे ख्याल से? दोबारा उसी की बात करें तो मैं उस पर आगे बोलूंगा। तो ये जो पुलिस राजनीति और अपराधियों का जो साठगांठ है, ये किसी भी का सभ्य समाज के लिए घातक है, क्योंकि अपराधी रॉबिन हुड छवि बनाते हैं। आज एक प्रश्न और आया, मैं आज, जी हाँ चंद्रकांत जी हाँ मैं बताऊंगा, बोल रहा हूँ पहले इस पर। ये पहले यूपी का अपराध पर बात हो रहा है, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो बड़ा जरूरी मुद्दा आपने उठाया था, वो तो मुद्दा इससे रिलेट नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में अपराध की बात हो रही है, तो ये उससे रिलेट नहीं है चंद्रकांत जी। मैं पहले इस बात को समाप्त करूं फिर उसको करूंगा, नहीं तो वो डिरेल हो जाएगा मामला। अभी उत्तर प्रदेश के अपराधियों को हो रही है, ज्योति का साइकिल से लेके जाना और ये मामला दोनों अलग अलग बन जाएगा। चंद्रकला जी पहले ये खत्म हो फिर उसको बात करेंगे, पहले ही अपराध पर बात कर लें। आज एक एबीपी न्यूज ना रेड अलर्ट पहले दिखाता था, आज से 10-20 साल पहले रेड अलर्ट उसका आता था। वो जितेंद्र दीक्षित जो अभी मुंबई ब्यूरो चीफ है एबीपी का, वही आता था। बीएजी फिल्म के ऊपर छत पे शूटिंग होती थी, वो मुझे याद है। मैं उसके कैमरामैन और उस वक्त हम लोग भी आते जाते थे। तो बीएजी फिल्म जो है ना, वो बीएजी फिल्म उसको बनाती थी, एबीपी के लिए देती थी। तब स्टार न्यूज होता था, एबीपी नहीं था। स्टार न्यूज के लिए बीएजी प्रोडक्शन करती थी और जितेंद्र दीक्षित उसका एंकरिंग करता था। बीएजी के छत के ऊपर बनता था, वो छत के ऊपर लगा था, क्योंकि छत में अंधेरा होता था, तो उसके कैमरे से वो डरावना जैसा निकालता था रेड अलर्ट। वो अपने बाद में विजुअल से वो सब इफेक्ट से बता देते थे, सड़क बनाते थे, वो उनका अपना मामला। तो आज उसी रेड, मुझे याद आ गया वो शूटिंग जितेंद्र दीक्षित का। आज बता रहा था, जितेंद्र दीक्षित का वो इंटरव्यू था, उसमें कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई आदमी मेरे दरवाजे पे आए तो खाली हाथ ना हो जाए। इस पर 4-5 घंटे की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। आप सोचिए कि एक अपराधी कह रहा है कि लोग हमारे दरवाजे पर आए तो खाली हाथ ना जाए। ये सीधा सीधा पुलिस, अदालत, थाना, सरकार और राजनीति को चैलेंज है। उसको अक्षम बनाने की बात है, उसको छोटा दिखाने, नीचा दिखाने, हल्का बताने की बात है। मतलब एक अपराधी खुलेआम कह रहा है कि जी मैं कोशिश करता हूं कि मेरे यहां से कोई वापस न जाए। इसमें अपराधी के पहले आप उस व्यवस्था को सोचिए। मान लीजिए मैं किसी बात का विक्टिम हूं, तो मैं सबसे पहले अपने थाने पर भरोसा करूंगा कि मैं अपने थानेदार के पास जाऊं, अपने कांस्टेबल के जाऊं। अगर मेरा कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल, थानेदार मेरे साथ
आराम से पेश आया, बढ़िया से मेरा मदद कर दे, तो मैं किसी अपराधी का क्यों जाऊँगा। लेकिन मैं थानेदार कह जाता हूँ, थानेदार आगे पीछे रोज घुमाता है और कुछ नहीं करता। मेरे को मजबूरी में कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं अपने जनप्रतिनिधि का जाऊँगा, लोकल नेता के यहाँ जाऊँगा, जो विधायक के आजू बाजू घूमते रहते हैं, जिनको आम भाषा में नेता की चमचा बोलते हैं, राजनीतिक दल उसको कार्यकर्ता बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, तो मैं उस कार्यकर्ता रूपी चमचा के पास या चमचा रूपी कार्यकर्ता के पास जाऊँगा। वो MP MLA साहब से कहेगा, या खुद ही थाने में फ़ोन करेगा, या वो मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा। वो नहीं हो पाएगा, फिर मैं अदालत की शरण में जाऊँगा। अगर अदालत ने मेरा केस एडमिट कर लिया और अदालत के माध्यम से उसको सजा हो गया या मेरा मामला सॉल्व हो गया, तो फिर मैं संतुष्ट। अगर इन सब रास्ते पर नहीं आएगा तो लोग कहेंगे कि हर जगह घूमे, एक दुबे हैं, वो तुम्हारा मामला निपटा देंगे। तब मुझे दुबे के शरण में जाना पड़ेगा, जिसको दुबे कह रहा है कि कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ कोई आए तो निराश ना हो जाए। एक शब्द में बहुत बड़ा शब्द है, ये हमारे राजनीति पर कुठारघात है, राजनीति पर प्रश्न चिन्ह है। ये हमारे पुलिस के आत्मसम्मान, आत्मबल, कार्यप्रणाली और पुलिस के होने पर संदेह है, होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उसके बाद हमारे अदालतों पर, हमारी जनप्रतिनिधियों पर और हमारी सामाजिक संरचना और व्यवस्था पर प्रश्न लगा रहा है कि एक अपराधी ये कह रहा है कि आप कोई हमारे यहाँ आए तो हम कोशिश करते हैं कि कोई वापस ना जाए। ये इसी मानसिकता को तोड़ने की, ध्वस्त करने की मैं मांग कर रहा हूँ योगी जी, कि आप इस तरह की मानसिकता को ध्वस्त करें। और ये तभी होगा, ये कोई जरूर नहीं है कि आप इनकाउंटर करके ही होगा। ये कोई नहीं है कि दुबे या दुबे तर्क और मतलब दुबे मतलब वही विकास दुबे नहीं, इस तरह के जितने दुबे का भी विकास हुआ है ना देश भर में, आप कम से कम उत्तर प्रदेश में करिए। ये जो दुबे का विकास हुआ है, अपराधी का विकास हुआ है, उन सारे लोगों का विनाश जब तक नहीं करेंगे तब तक इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि मैं कोशिश करता हूं कि मेरे यहाँ कोई आए तो खाली हो न जाए। ये सबसे बड़ा चिंता, सबसे बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। योगी जी आपके सामने मुंह भाए खड़ा है और ये आप ही हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे आपके कार्यप्रणाली पर, आपके क्षमता पर बिल्कुल लेस मात्र भी संदेह नहीं। मुझे मालूम है कि अब देखिए विकास दुबे अब नहीं बचेगा, ये तो गारंटी है। जिस तरह उसका घर जमींदोज हुआ वो भी जमीन के नीचे जाएगा, ये एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि अभी दूसरी सरकार नहीं है कि अब रामवृक्ष यादव मर गया, जिंदा है, भाग गया, फरार हो गया कि छोड़ गया, इसका अभी तक पता नहीं चला। ये और कोई सरकार नहीं है, ये दुबे योगी जी की सरकार है। अंजाम दुबे को भी पता है और अंजाम पूरा उत्तर प्रदेश के लोगों को भी पता है। लेकिन जो इस तरह के दुबेओं का विकास हुआ है ना, उनका विनाश योगी जी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका आप होने का वो बात फील नहीं होगी जो अब तक है। योगी जी 3 बात अंतिम में आपको कह रहा हूं, 3 ही काम आपको करना, बहुत ज्यादा काम नहीं करना। सबसे तो पहले पता चला कि उसकी मोबाइल कॉल डिटेल से कई पुलिस और राजनेताओं से संपर्क है। उन लोगों को एक बार बढ़िया से स्कैन कीजिए कि आखिर वो क्या बतिया रहे थे इतने बड़े अपराधी से। उस रात के पहले जिन लोगों का है वो लोगों को तो बिहाइंड द बार ही लगाइए। और खासतौर से अगर पुलिस वाले लोग हैं तो वो तो बिल्कुल संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो 1-2 दिन पहले प्लान बना होगा और उसमें अगर पुलिस का कोई जाता है और उस थाने से या उस प्लान वाले के बीच में, तो सीधा पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग प्लान बनाने में थे और किससे बात हुई है। वो तो बिहाइंड द बार नहीं, उनको तो गोली मारी और वीडियो बना चला दीजिए कि ये लोग थे, इनका ड्रोन मारे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब आप अपराधियों की सफाई का लिस्ट निकाल रहे थे तो इसका नाम कैसे रह गया। तो इन नाम मांगने वाले कानपुर डिवीजन के आपके पुलिस अफसर, नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि, आप इन लोगों से प्रश्न पूछिए कि ये कैसे रह गया, ये अब तक क्यों नहीं वहां भगवान को प्यारा हुआ। क्योंकि इतने अपराधियों को मारे, इतने अपराधी सरेंडर होकर के अपनी जमानत तुलवा करके जेल चले गए, कहे कि भाई मुझे जमानत नहीं चाहिए, मैं जेल में सुरक्षित हूँ, या वो यूपी छोड़कर चले गए, ये कैसे रह गया। दूसरा आपको ये करना है। और तीसरा ये करना है कि आप एक पता लगाइए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो थाने में मर्डर करते हैं, सरेआम मर्डर करते हैं और गवाह कोई उनको नहीं मिलता है। आपको सिंपल बिट वाले से मिला लें। वो जो कोर्ट बाबू होता है ना, आपको बता देता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत कानून का ज्ञाता हूँ। सबसे बढ़िया है आपको कोर्ट बाबू बताएगा। वो जो कांस्टेबल कोर्ट में ड्यूटी करता है ना, उसको पता है कि कौन सा अपराधी किस गवाह को धमका रहा है, कौन सा गवाह पहली बार आया था, बाद में हॉस्टाइल हो गया। जितने गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं ना, आप उनकी एक डाटा निकलवा लीजिए और जिस वजह से हॉस्टाइल हो रहे हैं उनको एक एक गोली डाल दीजिए उनके खोपड़े में,
और बाकायदा इसका चैनल पर चलवाइए कि फलाना गवाह हॉस्टाइल हो गया था, उस वजह से फलाने आदमी इनकाउंटर में मारे गए। कहानी पुलिस बना लेती है कि हम गश्त कर रहे थे, फर्द पार्टी ने उनको रोकने का इशारा किया, दोनों तरफ से ललकार आ गया, उसके बाद पुलिस बल ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, अपराधियों ने गोली चला दी और बदले में हमारे पुलिस पार्टी की तरफ फायरिंग में उनके भेजे में लग गया, पुलिस वाले के टांग में लग गया। ये है वो तो आप कहानी पुलिस वाले बना लेते हैं, उसमें तो कोई हमारे भारत के पुलिस की कहानी पर मुझे आप चिंता मत, पुलिस वाले को बोल दीजिएगा, जो बड़े वाले मूछ वाले भाई साहब है आपका लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उनको कहानी बतानी, स्क्रिप्ट तो बता देंगे कि असल में क्या हुआ था। 2-4 कहानी ऐसे टीवी पर चलवाइए योगी जी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पर मुझ जैसा साधारण अगला आदमी उंगली नहीं उठा सकता, मेरी हैसियत नहीं है। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकारनाथ सिंह जी प्रणाम, आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है, आपका बहुत बहुत एहसान है, नमस्कार है आपको। आपने लिखा कि भाई साहब नमस्कार, घर गिराना तो मात्र अपनी खींच निकालना जैसा है, अब होना ये चाहिए कि दुबे जैसे सभी लोगों को चुन चुन करके मार गिराना चाहिए, और यही मारे गए सभी पुलिस वालों के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची दुख की बात तो यह है कि मेरे हिसाब से पुलिस वालों को दुबे ने नहीं बल्कि गद्दार पुलिस वालों ने ही मरवाया। आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी, मैंने यही शुरू में कहा था कि योगी जी, अब मेरा हेडलाइन भी यही है कि घर गिराइए मत, उनका मनोबल ध्वस्त कीजिए। मैंने यही जो आपने कहा था वो मैंने ही ये बात कहा है। आपने जो नीचे कहा, मैं पूरे सार को वीडियो के ऊपर दोबारा से सुनिएगा और कृपया करके अपने किसी ग्रुप में भेज दीजिएगा। मेरे को बार कर दिया है कुछ योगी जी के विरुद्ध, मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ। 10 जुलाई तक है, मतलब 3 महीना का 10 जुलाई को ख़त्म होगा, तो 10 जुलाई तक आप उपकार कीजिए, एक आध जगह शेयर कर दीजिए। आपका कुछ नहीं आता है, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा मुझे। और शेयर करते हो इसको एक बार सुन लीजिएगा वीडियो। आपने ठीक है, मैंने यही कहा कि उसका कॉल डिटेल से जिन पुलिस वालों का इस ऑपरेशन के 2-1 दिन पहले से बातचीत हुई है, उन लोगों को तो सीधे गोली मार देना चाहिए, क्योंकि वो सीधे इनपुट दिए हैं। एक दरोगा वहाँ का 100 निलंबित हुआ है, उसे जांच हो रही है, तो पुलिस ये काम कर रही है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि घर गिराने का तो काम अति उत्साह में हुआ है, या हो सकता है ये बताने के लिए हुआ हो, क्योंकि उसका घर किला जैसा था। उसके घर के किले की धौंस थी कि आसपास के लोग मजबूरी में भी उसके लिए काम करने पर मजबूर हो गए होंगे। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों के मजबूरी में कुछ लोग नहीं बोलते, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे जनाजे में जिसके घर से नहीं आएगा उसके घर कल गोली मार देंगे, बम फेंक देंगे। तो वो जो कश्मीर में आतंकवादियों के साथ जाते हैं ना, वो सब मजबूर लोग जाते हैं, डरे हुए लोग हैं। अब आप एक बात समझो ओंकारनाथ सिंह जी, आप भी मतलब गांव के रहने वाले हैं, शहर के रहने वाले हैं, जहां का रहने वाले हैं, आप पर छोड़ता हूं। आपके गांव का, आपके बगल का एक अपराधी शरेआम थाने में एक मंत्री स्तर के आदमी को गोली मार दे और उसका कुछ ना हो। ओंकारनाथ सिंह जी, बड़ी ईमानदारी से बताइए। चलिए, मैं आपका नाम नहीं, मैं अपना नाम ले रहा हूं। मैं खूब वीडियो पर लगाता हूं ना, मेरे सामने वाले पता चले कि एक केंद्र के मंत्री को सरेआम उसके लाव लश्कर के सामने गोली मार दिया और उसका कुछ नहीं हुआ। मेरी तो हिम्मत हैसियत नहीं होगी कि मैं उसके सामने खड़ा होकर कहूंगा कि ये तू अपराधी है, मैं कोर्ट में बोलने जा रहा हूँ। मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी गरीबी मुझको सता रही है, बच्चों का पढ़ाई है, उनकी शादी ब्याह है, उनकी भविष्य है, पत्नी की जिम्मेवारी है। ये सबसे इतना मैं दबा हुआ हूं कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं 2 बार सोचूंगा, यार ये वही आदमी जिसने मंत्री को मार दिया, उसका कुछ नहीं हुआ। थाने में तो घूम के आ गया, जेल यात्रा गया, 3-4 दिन के जैसे आदमी बाहर जाता है। जैसे मैं दिल्ली से चंडीगढ़ चला जाता हूँ, अपने कुछ हरियाणा का मामला होता है, उसका चंडीगढ़ में कोर्ट में केस पड़ता है, तो मैं चंडीगढ़ चला जाता हूँ, या कभी लखनऊ चला जाता हूँ, कभी आपके शहर पटना चला जाता हूँ। तो इसी तरह से घूमने चला गया। जैसे मैं अपना ससुराल में आरा जिला घूम के आ जाता हूँ, तो सारा ससुराल जैसा 2 दिन में आया। अब हमारी हिम्मत होगी उसके सामने बोलने की? नहीं। यही जरूरत होती है, यहीं पर इनकाउंटर बना है, ऐसे लोगों के लिए इनकाउंटर बना है। इनकाउंटर कर दीजिएगा, आगे से कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी ने उसका घर ध्वस्त किया, उसका मनोबल ध्वस्त करने के लिए, उसका जो आभा मंडल वहां पर उसका आतंक का फैला हुआ था, उसके आतंक के डर को ध्वस्त करने के लिए उसके घर को ध्वस्त किया गया। ये उद्देश्य रही होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। फिर भी मैं योगी जी के इस बात का कह रहा हूं कि योगी जी के स्तर का मामला नहीं है। योगी जी का स्तर का मामला होता कि आज उस बुलडोजर से, जो जेसीबी मशीन से घर तोड़ी गई,
उसके टायर उन 4-5, 10, 20, 50 जो लोग भी पुलिस वालों को घात लगा के कर रहे थे, इंक्लूडेड वो लोग जो पुलिस के ही रह करके इनपुट दिए थे, उनके छाती पर उसका टायर चढ़ जाता। जिस तरह उसके गाड़ी पर उसका नोजल गिर रहा था, उस तरह से इनके छाती पर नोजल गिरता, फचफचा के मुंह से खून फेंकता। ये होता प्राउड, ये होता योगी। और वीडियो में समाचार वाले दिखाते कि ये हुआ अंजाम। विश्वास करिए ओंकारनाथ सिंह जी, किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होती जोगी जी का रहते हुए सोच लेने का, क्योंकि वो जोगी जी है तो कुछ भी संभव है, और ये जोगी का स्तर का नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने भी अपने शुरू में यही कहा था कि योगी जी ये घर तोड़ना तो उस तरह से होता है जिस तरह से हम लोग बचपन में खेल हार जाते थे तो बैट तोड़ देते थे, पिच तोड़ देते थे, और ज्यादा मामला बढ़ा तो जो कह रहा था कि मैंने आउट किया तो आउट नहीं हुआ तो उसका मुंह तोड़ देते थे। 10-5 मिनट हो आला हुआ, फिर खेल चालू या खेल बंद। तो जोगी जी वही कर रहे जो हम बचपन में करते थे कि बैट हाथ में पकड़ लिए तो आउट नहीं हुए हैं। किसने आउट किया? इधर 2 बैट दो तेरे को। अब वो बेचारा या तो 2 बैट पिछवाड़े पर लेगा या कहेगा नहीं तो आउट नहीं हुआ, चल खेलते रहो, या मुंह जोड़ी करेगा। क्योंकि हम लोग को दाव दे रहे हैं तो दोनों बच्चे तो 2 घोसा मारे, 2 घोसा मैं मारू, जो जीता वो फिर से बैटिंग में आ जाएगा। जोगी जी का प्रसव उसी तरह का है कि आपने घर तोड़ दिया। घर तोड़ना, मैं दूसरे भी बोला कि मैं कानून का जानने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि देश में कानून का राज हो। योगी मोदी का राज से पहले कानून का राज हो, और कानून के किसी भी पन्ने में किसी का भी हत्या पर उसके घर तोड़ देने का प्रोविजन नहीं है। अगर वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, उस पर सम्मन जारी होता है, गिरफ्तार नहीं होता है, तो कोर्ट से कुड़की का है प्रोविजन कि आप कुड़की जब्ती करवाने का आदेश है। तोड़ना तो उसमें भी नहीं है। लेकिन खैर, उसने आज तक जितने लोगों के साथ अपराध किया वो कानून के दायरे में किया, तो उसके लिए कानून के दायरे में निपटना कोई जरूरी नहीं है। उसको उसी भाषा में निपटा जाए जिस भाषा में वो सुनना चाहता है और जिस भाषा में उसको सुनाया जा सकता है। एनीवे, वीडियो बंद करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कुछ दिनों तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरी बात पहुँचे। मैं बाढ़ हूँ, फेसबुक ने मुझे कह रखा है कि तुम बकवास कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी बातें कई आदमी को बुरी लगी। कई लोगों ने मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर दिया है, तो ये आप कर सकते हैं, मैंने। दूसरा, योगी जी एक्शन नहीं है, आपका स्तर का एक्शन वही है जो आपने कोरोना में गए पुलिस वालों पर ऊपर से हमला हुआ और आपने सब लोगों को बिहाइंड द बार किया। ये आपका एक्शन है। अब तक आपकी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये आपके पुलिसिंग पर कल मैं बोल दिया हूं कि जो पुलिस ऑपरेशन करने गई थी वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को बढ़िया से अध्ययन करके नहीं गई थी। ये पुलिस की गलती है और पुलिस ने गलती किया, उसका खामियाजा भुगता। दोबारा से ऐसा ना हो, ये बात का ध्यान रखा जाए कि आप कभी भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने जाएं तो प्लान ए, बी, सी, डी का बाकायदा रिहर्सल करके जाएं, उसको देख करके जाएं कि ए फेल होता है तो बी फेल होगा तो सी। आपने तो कोई प्लान ही नहीं किया, सीधे गाड़ी लेकर के चले गए, जेसीबी खड़ी थी, तब भी आपके डीएसपी स्तर के आदमी को ये प्रश्न नहीं आया कि बेन सड़क पर सीधा ऐसे करके जेसीबी क्यों खड़ी? जेसीबी सीधा नहीं खड़ी थी कि कोई पार्क नहीं थी, वो बाकायदा तिरछे करके रास्ता रोक के खड़ी थी, तब भी आपको जरूरी था उतर करके पैदल जाना। आपको उस वक्त आपका माथा ठनका नहीं कि भाई जेसीबी रात के 1 बजे ऐसी क्यों है? ये तो प्रश्न बनता है ना। हम लोग कोई आंख के अंधे, अकल के अंधे तो है नहीं भाई। आप पुलिस में डीएसपी पीसीएस अफसर है। आप वो जो इंस्पेक्टर है वो दरोगा से भर्ती होकर प्रमोट करके इंस्पेक्टर गया होगा तो 15-20 साल की उसकी नौकरी रही होगी। वो कांस्टेबल 2-4-5 साल के होंगे, छोड़ दीजिए। जहाँ डीएसपी रहता है वहाँ कांस्टेबल हकारा होता है, वो कुछ करता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन डीएसपी जब है पीसीएस अफसर, इतना निपुण, उसको ट्रेनिंग मिली हुई इस बात का, वो ट्रेनिंग कहाँ चला गया? घास चलने गया था। और ट्रेनिंग जाएगी तो जान से जाओगे। जब बैटल में आप जा रहे हो तो बैटल में लापरवाही है क्या? बैटल फील्ड में लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान चीन से युद्ध हो रहा है, वहां जो सैनिक मेन बॉर्डर पे है वो थोड़ा भी लापरवाही करेगा तो जान से जाएगा। ये लापरवाही करने की जगह है, बैटल फील्ड रिलैक्स की जगह है। आपको लगा नहीं कि भाई जेसीबी ऐसे ऐसे क्यों खड़ी है? आपको वहां से बैठ नहीं जाना चाहिए था, छोड़ देते, प्रदिकल पकड़ लेते। वो कोई आप 90 से तो भाग ही रहा था, 90 से तो आप उसको छोड़ ही रहे थे। 9 घंटा और छोड़ देते। 1 बजे आप रात में गए थे, दिन का इंतजार करते या अगले दिन जाते? अगले दिन आप देखते कि हो तो एक आदमी को पैदल भेजते, एक आदमी उतर करके जाता कि भाई देखो सीन क्या बन रही है। दूसरा आदमी को वही राहगीर के भेष में जाता है, भाई गाड़ी कैसे खड़ा किया? भाई ये तो गलतियां हुई है जोगी जी। मैं कल मांग किया था, दोबारा कह रहा हूं
कि प्लान बनाने वालों को भी एक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन्होंने को भी जो मुखबिरी किया उससे कम दोषी वो लोग नहीं है जिन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं किया। इतने बड़े अपराधी को पकड़ने जाने में गलती उनसे भी हुई है। आदरणीय ओमकार सिंह, मेरा ये मानना है। इन शब्दों के साथ मारे हुए समस्त पुलिस वालों के आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और योगी जी से निवेदन करते हैं कि योगी जी, आपका एक्शन ये नहीं है, आपका एक्शन वही है जो आप जिसके लिए मशहूर हैं। आप हैं और अपराधी है तो फिर ये आपके होने का कोई मतलब नहीं है। योगी जी के समस्त भक्तों, जानने वालों, चाहने वालों, मैं स्वयं से भी माफ़ी मांगते हुए ये वीडियो बंद करता हूँ और आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।